जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम इतिहास के जिस किस्से की बात करने जा रहे हैं उसमें एक तरफ थे हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल और दूसरी तरफ थे राजस्थान के एक राजा, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। एक भारत को मजबूत बनाने की राह पर था और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना की बातों में आकर पाकिस्तान से मिल जाने के बारे में सोच रहा था। ऐसे में क्या हुआ जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह का, और कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बनते बनते जोधपुर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो साल था 1947 और भारत के जितने भी राजे रजवाड़े थे उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत ये आज़ादी थी कि अगर वो चाहें तो वो डोमिनियन ऑफ इंडिया में मिल सकते हैं और अगर वो चाहें तो वो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं, यानी वो भारत और पाकिस्तान में से जिसका भी हिस्सा बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। अब कुछ राजाओं का, रजवाड़ों का तो स्टैंड क्लियर था कि वो भारत के ही साथ हैं, पर भोपाल का जो स्टैंड था वो इसके उलट था। भोपाल चेंबर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर था। जो भोपाल के नवाब थे वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे। अब चेंबर ऑफ प्रिंसेस एक ऐसी संस्था थी जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, जिसके माध्यम से भारत के जो राजे रजवाड़े हैं वो अगर अंग्रेजों के सामने अपनी कोई मांग रखना चाहते हैं तो वो इस संस्था के द्वारा रख सकते हैं। और इस संस्था के चांसलर थे भोपाल के नवाब। उनका दबदबा और उनका इन्फ्लुएंस काफी दूसरे राज्यों पर भी था और इन्हीं भोपाल के नवाब का जो झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ था। ऐसे में भोपाल के नवाब कई राज्यों से ये कहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। भोपाल के नवाब कई राज्यों को कन्विंस करते थे कि वो मोहम्मद अली जिन्ना से बात करके पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। अब जिन्ना का मकसद था कि किसी तरह भारत को कमजोर करके तोड़ना है। त्रावणकोर और हैदराबाद में उसने अपनी चाल चल रखी थी। काठियावाड़ और जूनागढ़ को जिन्ना काफी सीरियसली ले रहा था, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोहम्मद अली जिन्ना के लिए इस वक्त था जोधपुर, क्योंकि जोधपुर का जो बॉर्डर था वो पाकिस्तान से मिलता और ऐसे में अगर जोधपुर पाकिस्तान से मिल जाता तो पाकिस्तान के लिए काफी आसान हो जाता भारत में घुसकर यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट करना। और इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना का ये प्लान था कि जोधपुर को किसी भी प्रकार से भारत का हिस्सा बनने से रोका जाए और इसमें जिन्ना की मदद कर रहा था भोपाल। अब 9 जून को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी का निधन हुआ और उनके बेटे हनुमंत सिंह जोधपुर के महाराजा बने और इस वक्त वो मात्र 24 साल के थे। वो जवान थे, राजनीति में नए थे और उन्होंने महाराजा बनते ही डिक्लेयर कर दिया कि जोधपुर भारत का ही हिस्सा रहेगा और जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा रहेगा। पर इसी बीच कहानी में एंट्री होती है भोपाल की। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान मोहम्मद अली जिन्ना के काफी करीबी थे और अब भोपाल ने हनुमंत सिंह और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में एक मीटिंग की बात करनी शुरू की। भोपाल, कराची और जोधपुर, इन तीनों की तिकड़ी भारत के सीने में एक खंजर, एक त्रिशूल की तरह होने वाली थी और यही मोहम्मद अली जिन्ना का प्लान था कि किसी भी प्रकार से जोधपुर को भारत में मिलने से रोका जाए और इसमें उसकी मदद कर रहा था भोपाल। अब इससे पहले कि ये सब हो पाता, ये मीटिंग हो पाती, इसकी भनक लग गई जोधपुर के प्राइम मिनिस्टर CS वेंकटाचार्य को और उन्होंने ये सारी बातें बहुत ही तरीके से एक पत्र में लिखकर वो पत्र भेज दिया HVR अयंगर को। HVR अयंगर उस समय सरकार में होम सेक्रेटरी थे। ये पत्र उन तक पहुंचा और साथ ही ये खबर भी कि भोपाल के साथ मिलकर मोहम्मद अली जिन्ना बड़ौदा और नवानगर को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। अब महाराज हनुमंत सिंह मीटिंग के लिए जब जा रहे थे जिन्ना के पास तो वो अकेले नहीं जाना चाह रहे थे, शायद उन्हें इसमें कुछ सही ना लग रहा हो, तो उन्होंने जैसलमेर के महाराज कुमार को अपने साथ ले लिया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि कहते हैं कि उन्होंने मेवाड़ के राणा से भी
पूछा कि क्या आप भी जिन्ना से मिलना चाहेंगे, इस बारे में सोचना चाहेंगे कि आपको किसके साथ जाना है देश की आज़ादी के वक्त। कहते हैं कि मेवाड़ के जो राणा थे उन्होंने बहुत ही तल्ख लहजे में, बहुत ही दो टूक जवाब दिया महाराजा हनुमंत सिंह को कि मेवाड़ को भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, इसका फैसला उनके पूर्वज सदियों पहले कर चुके हैं। ये बहुत गहरी बात है अगर आप समझें तो, क्योंकि सदियों पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि मेवाड़ आज तक किसी दुश्मन के आगे कभी भी नहीं झुका। ये हम सब जानते हैं। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, रावल रतन सिंह, महारानी पद्मिनी, ये उनका मेवाड़ था जो ना दिल्ली सल्तनत के आगे झुका, ना मुगल्स के आगे झुका, अंग्रेजों के आगे नहीं झुका। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या चीज थे? मेवाड़ का जवाब साफ था कि वो भारत का ही हिस्सा रहा है, था और हमेशा रहेगा। उसने अपने धर्म और अपने देश के आगे कभी किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब महाराज हनुमंत सिंह जिन्ना के साथ मीटिंग करने पहुंचे। एक तरफ बैठे हनुमंत सिंह और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ महाराज हनुमंत सिंह से कहा कि मेरी और आपकी ताकत तब तक ही है जब तक भारत कमजोर है, यानी मैं और आप तब तक ताकतवर रहेंगे जब तक भारत सरकार कमजोर रहेगी। और इसके आगे मोहम्मद अली जिन्ना ने 4 लालच दिए, बड़े लालच दिए जोधपुर के महाराजा को। पहला ये कि कराची बंदरगाह का इस्तेमाल जोधपुर को करने की आजादी थी। दूसरा ये कि जोधपुर को हथियारों को बनाने और उन्हें मंगवाने की आजादी थी। तीसरा ये कि जोधपुर से सिंध तक की रेलवे लाइन पर जोधपुर का अधिकार होता। और चौथा, अकाल के समय में जोधपुर को पाकिस्तान द्वारा अनाज दिए जाने का वादा। महाराजा हनुमंत सिंह को ये शर्तें सही लगी और उनके हिसाब से शायद उस वक्त ये सही भी था, क्योंकि उस वक्त हमें समझना होगा कि हर राजा, हर रजवाड़ा अलग अलग होते थे। भले ही वो भारत का हिस्सा थे पर वो अलग अलग थे। वो पहले अपनी प्रजा और अपने राज्य के बारे में सोचते हैं। ऐसे में ये 4 शर्तें हनुमंत सिंह को सही लगी। उन्होंने अभी इस बारे में वो सोच विचार कर ही रहे थे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके सामने एक सादे कागज पर, एक ब्लैंक शीट पर साइन करके उन्हें दे दिया और कहा कि इस पे शर्तें आप खुद लिखिए कि आपको क्या चाहिए इसके बदले में कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे। हनुमंत सिंह पर दबाव बढ़ने लगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सादा कागज इसलिए दिया क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता था कि साइन किए बगैर यहां से महाराज हनुमंत सिंह को जाने दिया जाए। महाराज हनुमंत सिंह पर दबाव बढ़ता गया। उन्होंने जैसलमेर के जो महाराज कुमार उनके साथ गए थे उनसे पूछा कि अगर मैं इस पे साइन कर दूं तो क्या आप भी मेरे बाद साइन करेंगे? इस पर जैसलमेर के महाराज कुमार ने ये कहा कि बाकी सब बातें तो ठीक है, लेकिन कल को अगर मेरे राज्य में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा या किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मैं अपनी हिंदू प्रजा के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। इससे महाराज हनुमंत सिंह के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। और इससे यहाँ पर यह समझ में आता है कि वो अभी राजनीति में उतने ज्यादा अनुभवी नहीं थे और उनका सामना जिस व्यक्ति से था वो इस तरह की मक्कारियों के लिए जाना जाता है इतिहास में, मोहम्मद अली जिन्ना। अब उन पे दबाव बढ़ता गया और इस बीच मौका देखते हुए फटाफट उनके जो एडीसी थे ठाकुर केसरी सिंह जी, वो आए और उन्होंने कहा कि महाराज साइन करने से पहले क्यों ना आप इस बारे में अपनी माता जी से सलाह मशवरा कर लीजिए। उनकी माता, जिन्हें राज दीदी कहा जाता था, जो एक बेहद बुद्धिमान और ताकतवर महिला थी। महाराजा को अच्छा मौका मिला। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि वो इस बारे में अपनी माता से कुछ सलाह मशवरा करना चाहेंगे और इसलिए वो ऐसा कहकर जोधपुर के लिए रवाना हो गए। इधर दूसरी तरफ सरदार पटेल को पल पल की खबर मिल रही थी, पर अभी वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि भारत अभी आजाद हुआ नहीं था, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ नहीं था। उनके पास इतनी आजादी थी नहीं कि वो कोई एक्शन ले सकें।
उन्होंने बात की माउंटबेटन से, और माउंटबेटन ने भोपाल के नवाब से बात शुरू की। माउंटबेटन ने पूछा भोपाल से कि क्या ये सब सच है जो वो सुन रहे हैं कि भोपाल मोहम्मद अली जिन्ना और इन राजाओं रजवाड़ों के बीच में मीटिंग करवा रहा है। भोपाल ने कहा ऐसा कुछ नहीं, और भोपाल ने टाल मटोल की। इस पे माउंटबेटन ने साफ साफ कहा कि अगर ऐसा है तो भोपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा भोपाल कर रहा है तो कल को जब भारत सरकार बनेगी तो भोपाल की मदद ब्रिटिश सरकार भी नहीं कर पाएगी और माउंटबेटन भी नहीं कर पाएंगे। उधर महाराजा जोधपुर पहुंचे और उन्होंने अपने गुरु से और अपनी माता से इस बारे में सलाह मशवरा शुरू किया, और उनके गुरु और उनकी माता का साफ जवाब था कि ये बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा है, मजहब के आधार पर हो रहा है। ऐसे में एक ऐसा राज्य जिसमें ज्यादातर आबादी हिंदुओं की है, जोधपुर में, वो कैसे एक इस्लामिक राज्य का हिस्सा बन सकता है। उनका स्टैंड क्लियर था, पर अभी भी ये क्लियर नहीं था कि हनुमंत सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है, कि उनका निर्णय क्या होगा, क्योंकि जो समीकरण थे, राजनीतिक समीकरण थे, वो हर रोज बदल रहे थे। हर रोज राजनीति में कुछ ना कुछ उठापटक हो रही थी। अब महाराजा हनुमंत सिंह दिल्ली पहुंचे और उनके पीछे पीछे दिल्ली पहुंचे CS वेंकटाचार्य और VP मेनन। VP मेनन उस समय सरकार में सचिव थे। अब इससे पहले कि महाराजा हनुमंत सिंह किसी और से मीटिंग कर पाते, VP मेनन ने हनुमंत सिंह की मीटिंग करवा दी माउंटबेटन से। माउंटबेटन ने महाराजा हनुमंत सिंह से साफ साफ कहा कि ये जो बंटवारा हो रहा है ये तो हो ही रहा है धर्म के आधार पर, ये तो हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के बेसिस पर ही हो रहा है। ऐसे में अगर आप अपने जोधपुर को, जिसमें हिंदू ज्यादा हैं, उसे एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान से मिला देंगे तो आपके राज्य में तो सांप्रदायिक हिंसा कल को होगी ही होगी। पर इतना सब कुछ कहने के बाद भी माउंटबेटन को लगा कि महाराजा हनुमंत सिंह को वो मना नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, और हनुमंत सिंह उनकी बात समझ नहीं पा रहे। और अब माउंटबेटन ने VP मेनन के साथ हनुमंत सिंह को सरदार पटेल के पास भेजने का निर्णय लिया। माउंटबेटन ने ये भी यहाँ पर कहते हैं कि कहा था कि अगर आपके पिता होते उमेद सिंह जी, तो वो कभी भी पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोचते भी नहीं, पाकिस्तान के साथ जाने के बारे में सोचते भी नहीं, वो हमेशा भारत का ही हिस्सा रहते। बहरहाल महाराज हनुमंत सिंह जब कुछ समझते नहीं दिखे तो उनकी मीटिंग सरदार पटेल से करवाने के लिए माउंटबेटन ने VP मेनन के साथ उन्हें सरदार पटेल के पास भेज दिया। अब आखिरकार सरदार पटेल और हनुमंत सिंह के बीच मीटिंग हुई। एक तरफ बैठे हनुमंत सिंह और एक तरफ सरदार पटेल। सरदार पटेल इस समय लगभग 75 साल के थे और हनुमंत सिंह मात्र 24 साल के। बातचीत शुरू हुई और सरदार पटेल ने पूछा कि क्या ये सब सच है जो वो सुन रहे हैं, और हनुमंत सिंह जी ने कहा कि हाँ, वो जिन्ना से मिले हैं और वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उन्होंने भारत में विलय के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा और वो स्वतंत्र ही रहेंगे। सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है, ये तो आपका निर्णय है, आपको आजादी है अपने निर्णय लेने की, लेकिन एक बात आप याद रख लीजिएगा कि कल को आपके राज्य में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा या किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस होती है तो आप भारत सरकार से और हमसे मदद की उम्मीद मत कीजिएगा। उनका इशारा साफ था, क्योंकि महाराज हनुमंत सिंह भी जानते थे कि सरदार पटेल को कितना अनुभव है भारत की राजनीति का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के लोगों का। वो समझ गए थे कि अगर सरदार पटेल ऐसा कह रहे हैं तो कल को उनके राज्य में हिंसा होने की बहुत ज्यादा संभावना है। उन्हें ये भी समझ आने लगा था कि मोहम्मद अली जिन्ना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि उनके जोधपुर के लिए और उनके लिए भी काफी बड़ा खतरा हो सकता है। इसके बाद सरदार पटेल ने एक रामबाण छोड़ा। असल में जो उमेद सिंह जी थे, हनुमंत सिंह के पिता, वो सरदार पटेल के काफी करीबी मित्र थे और सरदार पटेल ने हनुमंत सिंह से ये कहा कि आपके पिता मेरे काफी करीबी मित्र थे और उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी थी, एक गार्जियन की तरह, एक अभिभावक की तरह।
और अगर आप मेरी बात नहीं समझेंगे तो मुझे एक गार्जियन के तरीके से, एक बुजुर्ग के तरीके से आपको वो बात समझानी पड़ेगी। इसका मतलब बहुत ही साफ है, हम समझते हैं कि सरदार पटेल क्या कहना चाह रहे थे और हनुमंत सिंह ने क्या समझा। हनुमंत सिंह अब समझ चुके थे कि उनकी भलाई पाकिस्तान के साथ नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा कि वो भारत के साथ मिलने को तैयार हैं। अब वो निर्णय ले चुके हैं और अब उनका पक्का निर्णय है कि वो भारत के साथ ही रहेंगे। सरदार पटेल ने उन्हें वीपी मेनन के साथ माउंटबेटन के ऑफिस भेजा और 11 अगस्त 1947 को, यानी हमारी आजादी से मात्र 4 दिन पहले, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया और नीली नगरी के नाम से विख्यात हमारा जोधपुर हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। महाराजा हनुमंत सिंह के एक साइन से एक बहुत बड़ी विपत्ति टल गई थी। इसके बाद हनुमंत सिंह जी और सरदार पटेल और वीपी मेनन के बीच में इतने अच्छे संबंध बन गए कि सरदार पटेल को जब दूसरे राज्यों और रजवाड़ों के पास जाना होता तो हनुमंत सिंह जी उन्हें अपने हवाई जहाज में बैठाकर उन्हें दूसरे राज्यों तक ले जाते। इतने अच्छे संबंध उनके हो गए थे। वो एक सरदार पटेल को अपने पिता के समान इज्जत देने लगे थे। दूसरी तरफ जिन्ना अपनी हार से बौखला चुका था और सरदार पटेल की एक बार फिर से जीत हुई थी। ये बात सच है दोस्तों कि अगर सरदार पटेल ना होते तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश के ना जाने कितने टुकड़े 1947 में कर दिए होते, क्योंकि जो दिमाग था मोहम्मद अली जिन्ना के पास वो बहुत तेज और खुराफाती भी था। साथ साथ कहीं किसी से मीटिंग कर लेना, लालच दे देना, इस तरह के गठबंधन करना, इतने दांव पेच चलना, इन सारी खुराफातों का और इस पूरे दिमाग का केवल एक जवाब था भारत के पास उस वक्त, जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी पिछले महीने हमने उनकी 146वीं जयंती मनाई और हम उनका जितना भी एहसान माने वो कम होगा, क्योंकि आज भारत जो एक हुआ है, पूरे जो यहाँ पे राजे रजवाड़े एक हुए हैं, उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वो सरदार पटेल है। तो सरदार पटेल के बारे में और जोधपुर के भारत में विलय के बारे में ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।